सा क्वेश्चन है सर, बस छोटा है सर। सर इसी 24 अक्टूबर 2024 को एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, और उसने कहा सर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज मस्ट नॉट डिफेंड देयर ऑन ऑर्डर्स इन अपील्स। ये क्या मतलब हुआ सर इसका? किसको अ, किसको इस डिफेंड नहीं करना चाहिए? ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को, जैसे आरटीआई हो गया, एनएचआरसी हो गई, वुमेन कमीशन हो गया। यस, ये 2010 में ये उन्होंने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयोग के मामले में कहा है कि सूचना आयोग को पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए। आप ये बताओ, सिविल कोड या क्रिमिनल कोड के ऑर्डर्स आप हाई कोर्ट में चैलेंज करते हो, तो क्या आप सिविल कोड या क्रिमिनल कोड को आप पक्षकार बनाते हो क्या? नहीं तो फिर तो फिर आयोग को क्यों पक्षकार बनाया जाना चाहिए? ये 2010 वो में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है एक केस में पहले। पंजाब एंड हरियाणा वाला जो एक सेंसस वाला जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट पहले ही। तो इसमें सर, अब लेकिन तो अगर सर, फर्स्ट कोर्ट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, लेकिन आयोग तो स्टैट्यूटरी बॉडी है सर। स्टैट्यूटरी बॉडी, हाँ, उसमें ये बात बनती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हर जगह पर कहा है कि कहाँ कहाँ पर किसको पक्षकार बनाया जाना चाहिए, बनाया नहीं जाना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि डिफेंड फिर वो करे या ना करे, तो उसमें यदि अ, इसमें अलग अलग स्टैट्यूट में अलग अलग प्रोविजन है, तो स्टैट्यूट में क्या कहा गया है उसके आधार पर ये निर्णय होता है। क्योंकि आरटीआई एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले चुका है। उत्तराखंड में इस चीज को लेकर एक आरटीआई एप्लीकेशन लगी थी कि कितना विथिक एक्सपेंस हो रहा है, और उसमें ये देखा गया कि लगभग 572 केसेस है, और जो पेनल्टी है उसके मामला सेक्शन 20 के बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा आयोग का इसमें एक्सपेंडिचर हो रहा है। उसके बाद आयोग ने केसेस को डिफेंड करना ही छोड़ दिया। एपेलेंट या कंप्लेनेंट होता है, वो खुद ही केस को डिफेंड करता है या परस्यू करता है या कोर्ट जाता है। तो उसमें आयोग को जो नोटिस होती है वो केवल एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। और यदि वो पिटिशनर खुद ही लड़ रहा है तो हाई कोर्ट नॉर्मली क्या करता है? आपका साउंड नहीं आ रहा सर। सर वॉइस ब्रेक हो गया आपका सर। म्यूटेड है, वीडियो भी ठीक चल रहा है, फिर भी वीडियो में बंद कर देता हूँ क्योंकि इसकी वजह से बैंडविड्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें यह कि पक्षकार बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बट दैट इज नॉट बीइंग फॉलोड इन मेनी केसेस। और फिर अलग अलग एक्ट में अलग अलग प्रोविजन हो सकते हैं, तो इसलिए हम ऐसा ब्लैंकेट इस आधार पर ये नहीं कर सकते हर एक केस में कि ये कोर्ट है या कमीशन है या ट्रिब्यूनल है तो इनको पार्टी बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो हमको उस पर्टिकुलर एक्ट में क्या व्यवस्था दी हुई है, उस व्यवस्था का पालन करना आवश्यक होता है। और नॉर्मली सर अब ये यहाँ पर आरटीआई, ऐसा होता है कि केवल यहाँ पे जैसे कि सीआईसी का ही अपॉइंटमेंट चैलेंज कर दिया गया, तो फिर सीआईसी जवाब देगा। अदरवाइज है कि आयुक्त ये बोलता है कि हमारा ऑर्डर उठा के क्वैश करो, हमको उससे क्या मतलब, व्हाई दे शुड डिफेंड। उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब नहीं होता है कि एक एक केस के लिए वकीलों को वो 20-20, 25-25 हजार रुपए आयोग फीस दे। अदरवाइज तो पेनल्टी से ज्यादा है ना उनका खर्चा हो जाएगा, तो दे तो सर कांट फिर डू दैट। केस डिसाइड कैसे होगा सर, अगर वो डिफेंड नहीं करेंगे तो? वो जरूरी भी नहीं है, कंप्लेनेंट होता है, एप्लेंट होता है, वो परस्यू करता है। दूसरी बात क्या है कि दे हैव नो स्टेक्स। वो तो बोलते हैं कि हमारे पूरे पूरे ऑर्डर आप कैश कर दो, हमारा उसमें एक भी पैसे का लॉस नहीं है। क्या उनको मतलब है? वो जो भी आता है अनुपालन करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर आते हैं और जो आता है उस पर से वो सीख लेते हैं कि आगे से हमको ऐसा करना है, आगे से हमको ऐसा नहीं करना है, दैट्स ऑल। उनको क्या मतलब है? तब तो सर ये फेवरेबल है एप्लीकेंट के लिए कि वो ऑर्डर नहीं, चैलेंज कर दे इसलिए। जरूरी नहीं। नहीं, देखो केस हर चीज होती रहती है। फेवरेबल का मतलब यदि अपीलेंट हार गया तो अपीलेंट के लिए फेवरेबल कहाँ से हुआ? जरूरी थोड़ी है कि देखो, कोई रिप्लाई दाखिल नहीं करता है इसका मतलब ये नहीं कि केस वो 100% हार जाएगा। दे गो बाय मेरिट्स, वो देखते गुण दोष के आधार पर। कोई काउंटर एफिडेविट फाइल करना जरूरी नहीं होता है। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है? एक्स पार्टी का मतलब यह है कि आप नहीं आओगे तो आपकी बात सुने बिना हम निर्णय ले लेंगे। ये नहीं होता है कि आपको हरा देंगे केस में या आपके खिलाफ निर्णय दे देंगे, ये अर्थ नहीं होता है। आई बात समझ में? जी जी। हाँ, एक्स पार्टी का अर्थ ये नहीं होता है कि आपके विरुद्ध हम निर्णय देंगे। एक्स पार्टी का मतलब है कि आपको सुनवाई का मौका हम आगे नहीं देंगे। दैट इज एक्स पार्टी। ओके, थैंक यू सर, मैं समझ गया।
इमरान जी। हाँ, और भी प्रश्न है हेलो। तो पूछ सर लीजिए। मेरे क्वेश्चन है सर। पूछिए पूछिए। हेलो। पूछ लीजिए, आप भी पूछ लीजिए, प्रदीप कुमार भी पूछ लें, सब पूछ लें आप अपने प्रश्न, चल रहा है हाँ। टाइम। आशीष नारायण जी सुन रहे सर? हाँ बोलिए सर। हाँ वीरेंद्र सर सुन रहे हो? हेलो। सुन रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ, यस। वीरेंद्र सर वो एक मैंने 70 मैनुअल मांगे थे सेक्शन अंडर सेक्शन 41B के, आपसे कंसल्ट करके। तो आशीष नारायण जी से मैंने कंसल्ट किए तो ये कह रहे कि ऐसे आप मांग ही नहीं सकते। नहीं, मांग सकते हैं ये आप, और ये देना भी बाध्यकारी होता है ये। क्योंकि ऐसा है कि सेक्शन 4 में तो रखना ही पड़ता है। इवन सेक्शन 6 में कोई आरटीआई लगा सकता है और इसकी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी मांगता है, और हमने दिए भी है। हमारे यहाँ तो रूटीनली लोग लगाते रहते हैं, 17 मैनुअल मांगते रहते हैं, तो हम प्रिंट करके उसकी फोटो कॉपी करके दे देते हैं उनको, मिल जाते हैं तो हिसाब से। और सब कोई भी नहीं पब्लिक नहीं नहीं, अथॉरिटी दे देता सवाल है। सवाल ठाकर साहब, सवाल सवाल हाँ, थोड़ा, कोई भी नरेश साहब पब्लिक सवाल, अथॉरिटी दे देता है। सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट हो गया है। सवाल हमको हम्म। यही किए थे नरेश साहब जी, कि हमने मंगाए सेक्शन 41B में कोई इंफॉर्मेशन मांगने के लिए सेक्शन 41B नहीं है, सेक्शन 6(1) है। सेक्शन या 41B में सुओ मोटो डिस्क्लोजर करना है। 41 भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। 41 भी जो है तो वो पब्लिक अथॉरिटी के लिए है। आप तो 6(1) में ही मांगेंगे। यदि वो हाँ पब्लिक है वही हम तो भी, बोल रहे हैं, हम वही बोला था। यदि वो पब्लिक नहीं है तो भी, हाँ। नहीं वो सर, वेबसाइट पर एप्लीकेशन है तो तो भी, 6(1 भी तो वेबसाइट पर लगाई नहीं है है सर। तो भी, हार्ड कॉपी में तो भी, हार्ड कॉपी में नहीं है तो भी, सॉफ्ट कॉपी में है तो भी, सॉफ्ट कॉपी में नहीं है तो भी, आप मांगने के एप्लीकेशन लिए 6(1)6(1). में, आप एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन करने का दो ही तरीका है, 6163। 61 डायरेक्ट तरीका है, 63 इनडायरेक्ट तरीका है। तो एप्लीकेशन हमेशा 6(1) या 6(3) में ही आती है पीआई के पास। ये नहीं कि आप कोई भी नहीं सर, वो तो धारा में आप कर एप्लीकेशन ले। तो, हेलो। आपको पूरा का पूरा एक्ट को रटने की आवश्यकता नहीं है। आपका अधिकार बनता है 3 में, है ना। फिर आप वो प्रोसेसिंग होता है 7 में, अपील और कंप्लेंट होता है 18-19 में। ये सब नहीं करना है आपको। आपको अपनी मांग 6(1) में रखनी है, समझे। एप्लीकेशन 6(1) में ही होती है। नहीं सर, एप्लीकेशन तो 6(1 में ही है, नीचे इन्फॉर्मेशन का पॉइंट है वो तो। एप्लीकेशन तो 6(1 में ही है, तो इन्फॉर्मेशन मांगी हमने। हाँ तो नहीं, इन्फॉर्मेशन में हाँ तो एप्लीकेशन तो भाई, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन ऑफ आरटीआई प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑन द फ्लोइंग पॉइंट। फिर नीचे हाँ तो पॉइंट उसमें में आप मांग लिखा है कि सकते हैं। प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ 70 मैनुअल पब्लिश अंडर द सेक्शन 41B। हाँ, दैट्स करेक्ट, वो वो सही है आपकी एप्लीकेशन। फिर मिली कि नहीं मिली आपको? ना फिर उसकी उन्होंने क्या कहा था, वो कहा था ना उन्होंने, वो उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। है तो डाउनलोड कर लो ना। ना उस पे तो फिर आपने भी देखा था, मैंने भी देखा था, उस पे तो है नहीं। हाँ तो फिर आपने फर्स्ट अपील की, हाँ, फिर मैंने फर्स्ट अपील की सर उसकी। फिर सेकंड फर्स्ट अपील अपील की मैंने ये आपने? की कि जो आपने हाँ, वो बात हो वेबसाइट गई का थी नाम हमारी, मुझे बताया था याद है। उसने मुझे याद है, हेलो। सेकंड अपील की आपने। हाँ वो मुझे पता है, सेकंड अपील की आपने फिर। नहीं, सेकंड अपील सर पेंडिंग मैंने बना रखी है। हाँ तो सेकंड अपील कर दो फिर। हाँ, सेकंड अपील मैंने क्योंकि, कर दी। हाँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो किशन चंद जैन केस में जो निर्णय है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आयोग जो है, सीआईसी और एसआईसी, इनकी जिम्मेदारी है कि वो 41B का अनुपालन सुनिश्चित कराए। तो इसलिए आप उसमें आयोग में जा सकते हैं, और सेकंड अपील जब करेंगे तो उसमें वो आपको कॉपी दिलवा भी देगा। वही दिन नहीं रहेंगे, ये बनवाने का ऑर्डर भी आयोग दे सकता है। हम्म। और यदि वेबसाइट पर पब्लिश नहीं है तो वो उनकी वेबसाइट पर, या फिर किसी और माध्यम से इंटरनेट पर, या हमारे यहाँ तो सूचना आयोग खुद ही होस्ट करता है, तो सैकड़ों मैन्युअल आप सूचना आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम्म। ऐसा है ना, ये जो विभाग है उसके लिए बनाना आवश्यक है। पब्लिक अथॉरिटी यदि इंडिपेंडेंट है तो जरूरी है। अदरवाइज ये कि हर एक विभाग की वेबसाइट हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट हार्ड कॉपी उनको ऑफिस में रखना जरूरी है। बाकी नहीं, वो उनके तो उसकी रिसोर्सेज पर संस्था डिपेंड की करता है। वेबसाइट भी अवेलेबल है। हाँ तो उस पे अवेलेबल है, तो वो आपको कॉपी भी आप मांग सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी, और उनको देना पड़ेगा। तो उसमें आप वो सेकंड अपील कर दीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, तो फिर उसमें मैं आयोग को फर्स्ट भी आप, अपील मैंने ये भी ग्रीवेंस रखी थी भाई, आपका पीआईओ सेपरेट है, आपका पब्लिक अथॉरिटी जैसे एफएफआई सेपरेट है, हाँ ठीक है तो ठीक है, आपके सेकंड अपील मैनुअल भी कर दीजिए। सेपरेट होने चाहिए। हाँ सेकंड अपील पे कर दीजिए तो मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सर हमारे अब एक मैंने इससे पहले सेकंड अपील की थी, मतलब, तो अरे उसमें वो मैंने एक केस अटेंडेंस के रजिस्टर की एक्सपीरियंस कॉपी है। मांगी। हेलो। एक केस के उसको आप दूसरे केस पे मत जाइए। हर केस की इन्फॉर्मेशन अलग होती है, आयुक्त भी ट्रांसफर होते रहते हैं, अपीडी अधिकारी और पीआई भी बदलते रहते हैं। तो एक केस में हुआ इसलिए दूसरे केस में भी ऐसा होगा जरूरी नहीं है। हो सकता है अगले महीने आयुक्त ही बदल जाए, या 2 साल बाद केस आपका है तब तक आयुक्त तो बदल गया हो। तो ये सब मत करिए। आप अपना 30 दिन के अंदर फाइल करिए, आयोग का काम आयोग को करने दीजिए।
नहीं उसमें थोड़ा सा हुआ क्या मिलता, थोड़ा सा सर, वो दूसरा केस पीले है केस सर को ये। आपके वो पीले केस को आपको देखेंगे भी नहीं, है ना। वो ऐसा होता है उनके पास जो फाइल आती है ना, वो केवल देख के वो फाइल को हटा देते हैं। वो उसमें ये वो पूछा रिकॉर्ड नहीं देखते कि आपने 10 किया था, 100 किया था, पिछले केस में आप जीते थे, हारे थे, इससे उनको किसी को कोई मतलब नहीं होता है। एवरी केस इज डिफरेंट केस। 10 रुपए यदि आपने अलग दिए तो केस आपका अलग हो गया, तो आप पिछले एक्सपीरियंस को भूल जाइए। नहीं वो तो ठीक है सर, इसमें थोड़ी सी मैं और सजेशन लेना चाहता दूसरे केस को आप कोर्ट भी नहीं कर सकते किसी और केस में, है ना। ये कोर्ट करना भी अलाउड नहीं है। हर एक केस सेपरेट होता है, तो हर एक केस जो है अपने अपने गुणदोष पर हारा है, जीता जाता है। हूँ। एक जी केस सर, से जी दूसरे सर। केस को मिक्स नहीं कर सकते आप। उसमें नहीं इंफॉर्मेशन सर। आपने अलग मांगी थी, 4-1 भी अलग है। उसमें क्या होता है, देय है, नहीं है, अस्तित्व में है, नहीं है। 4-1 भी हम्म में सूचना अस्तित्व में नहीं है तो भी उनको क्रिएट करके देना पड़ेगा, ये बात है। हम्म हम्म क्योंकि वो मैंडेटरी था 120 दिन के अंदर, है ना। तो इसमें तो हम्म 2F भी नहीं लगता है, इसमें तो उनको बनाना ही पड़ेगा। हम्म। तो इसलिए वो अटेंडेंस रजिस्टर और बाकी चीजों के साथ कंपैरिजन मत करिए, वो अलग चीज है। सर उसका दूसरे वाले के मैं थोड़ा सा सजेशन लेना चाहता हूँ आपसे, उसमें क्या हुआ थोड़ा सा। उसमें मैंने पूछू सर। हाँ हाँ, पूछ लीजिए। उसमें मैंने एक आरटीएल लगाई थी मतलब, और उसमें मैंने अटेंडेंस रजिस्ट्री सर्टिफाइड कॉपी मांगी थी। तो पीआईओ ने लिख के दे दिया कि भाई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं कि भाई हम अटेंडेंस अटेंडेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है। और अटेंडेंस उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल भी थी। ठीक है। तो फिर मैंने फर्स्ट अपील को उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं सेकंड अपील में चला गया। सेकंड अपील में जब मैं गया तो मैंने सेकंड अपील कर दी, और फिर मैंने ऑनलाइन हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो उनका नोटिस आया, नोटिस आने के बाद फिर उन्होंने कहा पर्टिकुलर बेस के अंदर कि भाई आपको एक दिन पहले लिंक भेज दिया जाएगा, और लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाना। ठीक है। तो मुझे ना तो जिस दिन की डेट थी मुझे लिंक भेजा गया, फिर लिंक मेरे पास नहीं आया, तो मैं सोचू कॉल आएगी। फिर 11 बजे का टाइम था, मैंने पौने 11 बजे कॉल की, मैं सर आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई। और तो फिर उन्होंने जवाब दिया, जो बेंच थी, बेंच में जो थे कलरक वगैरह ने, बोलो अब आपका जो हीरिंग का टाइम है ना वो 12:30 बजे समथिंग सुना जाएगा, जो पहले जो पर्सनल प्रेजेंट है ना उनको सुना जाएगा। फिर मैं उस चक्कर में मैं शाम तक बैठा रहा, तो शाम तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। फिर 29 अक्टूबर की हीरिंग थी, फिर 2-3 दिन छुट्टी होगी दीपावली की और संडे की। फिर मैंने 4 तारीख को कॉल करके पूछा, सर मेरे को उस दिन ना तो कॉल आई और ना पर्टिकुलर बेस के अंदर कोई लिंक आया। तो बोलो पीआईओ आया था, पीआईओ ने जवाब दे दिया, आपको इन्फॉर्मेशन तो वो दे दी उन्होंने, और हमने आपके पास कॉल किया था, आपने कॉल नहीं उठाई। बोलो सर मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठा था, और मैंने आपके पास दोपहर कॉल की, दोपहर आपने कहा हम कॉल करेंगे, मेरे पास तो कोई कॉल आई नहीं आपकी। और आप कह रहे हो इन्फॉर्मेशन दे दी, सर मेरे को तो आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इन्फॉर्मेशन अगर वो पीआईओ ने उस वो एप्लीकेशन जो पीआईओ ने रिप्लाई दिया था, रिप्लाई तो उन्होंने ये दिया कि इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास। और आप कह रहे हो कि वो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी। नहीं, ये सब जो है ना आप जो बता रहे हैं, ये तो कैसे हुआ ये बता रहे हैं। आप ये बताइए क्या हुआ, निर्णय की कॉपी आपको मिली नहीं मिली? नहीं मिली सूचना सर मेरे को आयोग के अभी तक। निर्णय की कॉपी मिली है? नहीं मिली सर अभी तक। हाँ, तो वो केस पेंडिंग है ना, अभी चल रहा है ना। नहीं वो तो एक ही तारीख लेती है, तो नेक्स्ट डेट तो लेते ही नहीं ना वो। यहाँ तो एक ही तारीख होती है, नहीं नहीं, नेक्स्ट डेट तो ऐसा लेते नहीं, ही नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज, आप घुमाइए मत। मैं सिर्फ एक ही पूछ रहा हूँ, केस आपका चल रहा है कि खत्म हो गया, इतनी सी बात पूछ रहा हूँ मैं। खत्म हो गया सर वो केस तो। हाँ, केस खत्म डिसीजन हो गया तो निर्णय की कॉपी मिली? नहीं मिली सर। तो डाउनलोड कर लीजिए, केस नंबर है तो। नहीं वो देख ले, वेबसाइट के ऊपर भी नहीं है सर वो अभी अवेलेबल। हाँ, तो फिर ईमेल कर दीजिए, उनको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर अब इसमें क्या किया जा सकता है सर मतलब। पहले कॉपी ले लीजिए, देखो एड में क्या लिखा है निर्णय में, वो पढ़े बिना कोई क्या बताएगा। नहीं बात आप तो तो आपकी केस ठीक। चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये भी आप अभी नहीं बता पा रहे, तो ऐसा हो सकता है तारीख दी हो जब निर्णय ही आपने पढ़ा नहीं है, हो सकता है केस चल रहा हो और आपको और बुलाया जाए अगली बार। नहीं वो तो बेंच ने बताया ना सर मेरे को, बेंच ने कहा भी हमने तो डिसाइड कर दिया, और अब हाँ, आपको जो डिसाइड कर जजमेंट दिया मिल तो जाएगी डिसाइड उसमें कर मैं दिया तो नहीं कॉपी कर मांग पाऊंगा, लीजिए। निर्णय क्या कर डिसाइड रहा कर हूँ। दिए डिसाइड कर दिया तो कॉपी मांग लीजिए। अदरवाइज वो निर्णय के लिए भी आप आरटीआई लगा सकते हैं पीआईओ में। पीआईओ का भी लोक सूचना अधिकारी ये जो आयोग का भी लोक सूचना अधिकारी होता है, तो वहां पे भी हम्म। आरटीआई लगा के कॉपी आप मांग सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली आप ईमेल कर दो तो भेज देंगे वो। अच्छा 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 अच्छा। वीरेंद्र सर मेरा एक जी। सवाल था। सर नमस्कार सभी को। हाँ नमस्ते, वो साक्ष्य अधिनियम वाला सर आप ही का है क्या? जी प्रदीप कुमार बात कर रहा था। हाँ अच्छा, हाँ ये किसका है? सर क्या हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत निरीक्षण मांग सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, साक्ष्य अधिनियम में निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। साक्ष्य अधिनियम में 74, 75, 76 है, पढ़ लीजिए आप। जो सॉरी आईईएम है, इंडिया एविडेंस एक्ट, जो बीए से बना है 2023, उसमें कंपेरेबल सेक्शंस है।
उसी तरह से कोई भी चेंज नहीं किया गया है, केवल सेक्शन नंबर बदले बस। सर प्रदीप कुमार बात कर रहा था सर। हाँ जी, हाँ जी। वीरेंद्र सर, सर मैं इसमें एक जानकारी लगाई थी सर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो ये लोन किए जा रहे हैं, एक जनपद की मांगी थी सर मैंने। तो एक एलडीएम होता है सर बैंक के अंदर, तो जिलाधिकारी को मांगी थी, जिलाधिकारी ने एलडीएम को स्थानांतरण कर दिया। तो उसमें उसकी नियमावली मांगी थी, कितने दुकानदार जो है इसके अंतर्गत आते हैं और कितने पात्र हैं कितने अपात्र हैं। मुझे 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए प्रधानमंत्री गारंटी योजना जरूरी है, या 10 लाख तक के लिए जरूरी है, या 15 तक के, उसकी नियमावली की छायाप्रति देने का कष्ट करें सर। इतना क्वेश्चन मांगा था, उन्होंने कहा कि वैसे तो बैंक सब, एक घुमा फिरा के गोलमोल जवाब दे दिया कि वैसे तो बैंक सब जो आरबीआई के अंतर्गत आते हैं, पर आपको जो ये सूचना है आरबीआई की वेबसाइट से मिल सकती है, तो जिस प्रारूप में चाहे वही में मिलनी चाहिए, वो वाली बात भी खत्म होगी। फिर उसमें दूसरे सवाल में सर उन्होंने वही एक भी पहले में मांगा गया कि कौन कौन से बैंक आते हैं उसकी नियमावली, तो उन्होंने आरबीआई दे दिया। दूसरे में मांगा ही इसके लिए पात्र है, पात्र 5 लाख तक के कितने दुकानदारों को दिया गया, जो पात्र हैं उन्हें उनकी श्रेणी क्या है उसकी नियमावली देने की कृपा करें, और जो नहीं है उनकी नियमावली देने की कृपा करें। तो उसमें भी उन्होंने मना कर दिया। तीसरे में उन्होंने 7/9 के अंतर्गत धारा लगा दी। तो सर बैंक 7/9 का बहुत ज्यादा वो करता है सर, लगा के भेजता है 7/9, तो इसके बारे में थोड़ा बता पाएंगे सर? देखिए 7/9 ये होता है ना कि नॉर्मली आप सैकड़ों या हजारों पेज है ना, तो फिर वो वॉल्यूमिनस माना जाता है कि बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा फैला हुआ है अलग अलग जगह, तो ये वॉल्यूमिनस के आधार पर वो बोल सकते हैं। और वो इसमें इनवाइट कर सकते हैं, वो ये नहीं कि मना कर सकते हैं। इसका मतलब सूचना पब्लिक है तो फिर आप डाउनलोड कर लीजिए। एग्जैक्ट लिंक नहीं है तो एग्जैक्ट लिंक की मांग आप फर्स्ट अपील में कर सकते हैं कि वो, क्योंकि ऐसा है कि वो केवल वेबसाइट पर है, इस आधार पर वो देने से मना नहीं कर सकते। तो ऐसे मामले में आप सर्टिफाइड कॉपी की भी मांग कर सकते हैं। तो ये भी उपाय है, तो आप इस फर्स्ट अपील जो है उसमें परस्यू कर सकते हैं। और पहले आरबीआई की सर वेबसाइट देख भी लीजिए। यदि पब्लिक में है ना तो फिर आपको फालतू आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से। यदि मिलता है तो, पर्सनली नहीं मिलता है तो एग्जैक्ट लिंक पूछ लीजिए पीआईओ से। पर्सनली लिंक तो दिया नहीं है। और सर नियमावली तो मांगे, लिंक की नियमावली की इतनी जरूरत ही बड़ी नहीं सूचना ना, हो भी नहीं सकती। लिंक की जरूरत, हर काम टेलीफोन से ही होगा क्या? टेलीफोन क्या 24 घंटे पकड़े बैठेगा क्या? आप उसको लेटर लिखिए ना फिर से, या उसको जी, आप फर्स्ट अपील में ले जाइए। फर्स्ट ये अपील में थोड़ी है ले कि गए सर, आपका फर्स्ट अपील के लिए उठाएगा। सूचना दिया है। हम्म। सूचना में तो कुछ भी दिया ही नहीं था सर उसने, फर्स्ट अपील में दिया है इतना। अरे ठीक है, नहीं दिया तो नहीं, फर्स्ट अपील में मिल गया ना तो बात खत्म हो गई फिर। फर्स्ट अपील में ये फर्स्ट, कहा उसने 7/9 के अंतर्गत दी नहीं जा सकती। अच्छा तो फिर आप सेकंड अपील कर सकती है। 7/9 में ऐसा नहीं, 7/9 में इनवाइट नहीं किया गया उसमें। 7/9 में उन्होंने लिंक को कोई प्रॉपर आरबीआई की वेबसाइट पे नहीं दिया सर, किस लिंक नहीं से आप उसमें ले ऐसा सकते हैं देखो, 7/9 प्रॉपरली। है ना, 7/9 मना करने की धारा नहीं है, 7/9 है वो इनवाइट करने की धारा है। कि वॉल्यूमिनस है तो जी, वो अपने कार्यालय में उपस्थित करके आपको चिन्हित करने के लिए बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि वो वो ढूंढने में टाइम लग सकता है। तो वॉल्यूमिनस यदि है तो मना नहीं कर सकते वॉल्यूमिनस होने के ग्राउंड पे। वॉल्यूमिनस है तो केवल कार्यालय में आमंत्रित कर सकते हैं वो, क्योंकि और आयोग इस पे आपत्ति जनरली इसलिए नहीं करता है कि यदि कार्यालय में बुला रहे, इसका मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन सब पब्लिक है ना, और एग्जेम्प्टेड नहीं है, और वो आपको आमंत्रित कर रहा है, मतलब अपनी पारदर्शिता वो बता रहा है। तो पारदर्शिता बता रहा है तो आयोग फिर उसमें जनरली आपत्ति नहीं करता है। तो इसलिए आप उसमें आमंत्रित, आमंत्रित सर नहीं किया आमंत्रित ना नहीं, उन्होंने। नहीं किया, नहीं सर। हाँ तो उन्होंने 7/9 मुझे के आधार कार्यालय पर मना मिलाने के नहीं, लिए आमंत्रित हाँ नहीं किया। 7/9 के आधार पर मना नहीं कर सकते, तो उसमें भी फिर आप उसको आयोग में भी ले जा सकते हैं। अदरवाइज आप उनको लिख सकते हैं कि क्या कार्यालय में, और वॉल्यूमिनस है तो कितने पृष्ठ की अप्रोक्सीमेटली ये भी पूछ लीजिए, उससे उनकी पोल खुल जाएंगी। मान लो कई बार ऐसा होता है ना, 36 पेज की सूचना होती है, वो बोलते हैं कि वॉल्यूमिनस है, हाँ तो वही है, वॉल्यूमिनस वही में तो सर। कितनी है। हाँ जैसे कि सपोज वो एक लिखता बैंक है की कि सर। इतने गीगाबाइट्स इतने टेराबाइट्स है, तो जी, इलेक्ट्रॉनिक है उसका भी एक मेजरमेंट होता है कि कितना वॉल्यूमिनस में कितना वॉल्यूम है ना। तो आप ये तो पूछ सकते हैं कि भाई देखो, इन्फॉर्मेशन इज काउंटेड इन नंबर ऑफ पेजेस। जी, तो जैसे आप वाकई आपकी एप्लीकेशन बड़ी है या एप्लीकेशन छोटी होती है लेकिन इन्फॉर्मेशन वॉल्यूमिनस हो सकती है, जैसा मैंने जी, इंडियन रेलवे का बताया था कि पिछले 150 साल की भारतीय रेलवे के पोजीशन में समस्त पत्रावलियों की समस्त प्रतिलिपियां, तो ये इस तरह का एक सेंटेंस में भी हो तो वॉल्यूमिनस हो सकता है। तो जी, वॉल्यूमिनस यदि है तो फिर वो ऐसे में वो ये भी देखा जाता है कि प्रैक्टिकल है क्या, क्या 30 दिन में वो कर पाएंगा क्या, या यदि आप जी। उस पीआईओ की जगह होते हैं क्या आप 30 दिन में वो सूचना इकट्ठा कर पाते हैं क्या, इसलिए वो आमंत्रित करते हैं। यदि वो आपके लिए पॉसिबल है तो उनके लिए भी 30 दिन में वो एकत्रित करना पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए वॉल्यूमिनस का डिफेंस दिया जाता है, लेकिन उस पर वो मना सर, नहीं कर सकते। जी आप सही कह रहे हैं सर। एक नियमावली हाँ मांगी है सिर्फ, भी कितने लोग इस प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग पात्र हैं इस योजना के अंतर्गत, भाई जो इस श्रेणी में आते हैं बस। ये तो और इस नियमावली भी नहीं नहीं, है तो ये तो कितने, ये एक तो ये तो नियमावली फैक्ट है, मांगी है सर। ये तो फैक्ट है, ये नियमावली भी नहीं है। नियमावली तो ये होता है कि एक लेवल
कितने इनकम के ऊपर वाले पात्र हो सकते हैं या उसके कोई क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के, तो वो नियम में आता है। आपने तो फैक्ट्स मांगे, तो फैक्ट्स जो है वो तो सूचना ही है, सूचना तो उनको देनी चाहिए। जी हाँ, लेकिन उस सूचना में यदि अब हजारों लाखों बेनिफिशियरी है तो लाखों लोगों की लिस्ट आपको प्रिंट करके कोई नहीं देगा, है ना? तो फिर नहीं, नियमावली मांगी है हो सर, अब जाएगा। कितने लोग इसके अंतर्गत नियमावली के अंतर्गत आते हैं, अरे कितने पात्र अरे हैं, भाई, आप कितने अपने आ ब्लॉक पाते की हैं। मांग रहे हैं, अपने गांव की मांग रहे हैं, पूरे भारत की मांग रहे हैं, किस स्टेट की मांग रहे जी हैं, कहाँ की मांग रहे हैं, ये तो बताइए। हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट की मांग रहे थे सर। हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट की। हाँ, तो ये बताइए ना, डिस्ट्रिक्ट में कितने बेनिफिशियरी होंगे अंदाजे आपके ख्याल से? लगभग 30+ गांव होंगे सर। हाँ, 30+ गांव है, तो उसमें फिर है कि वो देखिए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन उनके पास है या वेबसाइट पर दे दी है, तो सीधा डाउनलोड कर लीजिए। नहीं, लिंक वगैरह बेनिफिशियरी प्रॉपर नहीं चाहिए दिया तो। ना सर वेबसाइट का, हाँ, लिंक वगैरह प्रॉपर नहीं दिया सर। वेबसाइट पर ढूंढ लीजिए, वो होता भी है, या विभाग की, कंसर्न विभाग की भी लिंक होती है, कौन सा विभाग देता है ये, जिले में कौन सा उन्होंने विभाग बैंक के लिए एलडीएम को लिखा है, डीएम ने एलडीएम को लिख दिया, एलडीएम जो है क्षेत्रीय प्रबंधक है उसका, तो उसके लिए लिखा है सर वो, और उसके बाद वो ये है कि आरबीआई की वेबसाइट से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, बस इतना लिख दिया। हाँ, तो आरबीआई की वेबसाइट देखा फिर आपने? नहीं, अभी तो नहीं देखा सर। हाँ, पहले आप देख लो ना, फ्री में अवेलेबल है, तो क्यों आप अपना टाइम लिटिगेशन में वेस्ट कर रहे हैं? पहले आप वेबसाइट पर देख लीजिए, वहां पर लिंक है, उस पर ढूंढ के कोशिश करिए, सर्च इंजन की मदद लीजिए, जी सब कुछ तो फ्री में मिल जाता है आजकल, है ना? जी 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 तो उसमें देख लो आप, पहले आप अपने प्रयास करो, और यदि नहीं मिलता है और फिर आपको लगता है कि वो भ्रामक सूचना है, तो फिर आप उसमें आगे परस्यू कर सकते हैं ना। आप यदि अपनी तरफ से प्रयास नहीं करोगे तो उसमें इतने वॉल्यूमिनस यदि इंफॉर्मेशन है ना, कई बार वो कई मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स की भी होती है, तो आप ये जी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हजारों लाखों पेज करके कोई प्रिंट करके आपको देगा, है ना? ये पॉसिबल जी नहीं है, जी प्रैक्टिकल जी नहीं है। तो आपकी जो मांग है वो प्रैक्टिकल है या रीजनेबल है, ये भी आप देखिए, है ना? जी। हाँ, और ठीक है उसमें फिर ठीक है। जरूरत पड़े तो फर्स्ट अपील भी आप कर सकते हैं। जी, फर्स्ट अपील के बाद ही दिए सर, 7-9, तो पहले तो सूचना में तो कुछ दिया ही नहीं था अच्छा सर अच्छा, वो। हाँ, तो फिर आप सेकंड अपील कर सकते हैं, अदरवाइज पहले एक बार वेबसाइट भी एक नजर देख लो आरबीआई की, हो सकता है आपको ठीक बड़े आसानी से मिल जाए। ठीक है सर, ठीक। ओके। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, इसको कार्यक्रम को अब यहाँ पे विराम दिया जाए। और हाँ किसी के जी जी। प्रश्न हैं क्या? आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? हेलो। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ, तो पूछ लीजिए, फिनिश करिए जल्दी, है ना, क्योंकि कार्यक्रम को फिर फिनिश करना है। हाँ, इसको कंक्लूड करते हैं, यस, पूछ हाँ। लीजिए। सर नमस्कार, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो धारा 18 का सर हम एक नोटिस जो हम आयोग में देते हैं धारा 18 के अंतर्गत, उसको नोटिस देने के लिए कोई समय सीमा, कितनी समय सीमा के बाद हम नोटिस मतलब वहां पे सर्व कर सकते हैं? आप नोटिस नहीं दे सकते, आप कंप्लेंट दे सकते हैं, और कंप्लेंट के लिए कोई समय हाँ सीमा नहीं है। मतलब कोई कंप्लेंट, कंप्लेंट का आप ही मैं बोल कंप्लेंट, रहा हूँ, हाँ, कंप्लेंट नोटिस तो के। आयोग देता है, आप कंप्लेंट देते हैं, और कंप्लेंट के लिए कोई समय सीमा नहीं है, 1-2 साल बाद भी लोग ने दिया है, तो उसमें अपील की तरह कोई समय सीमा नहीं है, कभी भी दे सकते हैं। लेकिन कभी ये भी है कि दे बहुत सकते हैं सर, पुराना कोई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या है कि उस दौरान मान लो इन्फॉर्मेशन ही बदल गई है या पीआईओ ही बदल गया है, तो फिर उसमें हाँ हाँ फायदा नहीं होता है। तो उसमें बेस्ट वे ये है कि यदि ज्यादा समय हो गया है तो दस जी। रुपए लगा के फ्रेश केस जनरेट कर लीजिए। नहीं, केस तो मेरा ज्यादा पुराना नहीं, 3 महीने का है, और मैं हाँ, ठीक है, रिस्पेक्टिव तो कर पीआई सकते को। हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, 3 महीने का तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, धन्यवाद। मतलब ऐसा भी ना हो कि 5-10 साल बाद आप लेके आए कोई चीज, तो उसमें फिर तब नहीं तक नहीं सर, सूचना बदल जाती है। 3 महीने का, और मैं मेल भी कर चुका हूँ उनको, पीआईओ को मेल भी डाल चुका हूँ, मेल का भी कोई जवाब नहीं है, और हाँ, तो फिर शासकीय आप कॉलेज। उसमें, तो फिर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो उसको रिमाइंडर करके और एक मौका भी दिया है ना, उसके बाद भी वो नहीं जवाब दे रहा है, तो फिर ऐसे में कंप्लेंट का मामला बनता है। और सर इसमें कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं ये शिकायत में? ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स है। आपको, आप कौन से स्टेट से? मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर। अच्छा, मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से अपील के लिए तो चार्जेस नहीं है। नहीं, शिकायत के लिए 18 की। हाँ, नहीं, शिकायत के लिए भी नहीं है, उसमें आप नियमावली वेबसाइट, आयोग की वेबसाइट देख लीजिए, उस पर आपको ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल्कुल उस बिल्कुल, पे जी है ना जी एक, बल्कि उस पे है ना एक प्रोफार्मा भी दिया होता है, और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब तो जी ऑनलाइन जी, की भी व्यवस्था हो गई है ना, तो वो यदि ठीक है आप सर। देख लेंगे तो उसमें कोई चार्जेस वार्जेस है तो वो भी हो जाएगा, और ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता है आजकल। अच्छा, जी जी जी, तो ठीक है। यदि है तो हो सकता है कि आपके यहाँ पे ये भी व्यवस्था हो, तो मेरे ख्याल से तो वैसे कई जगह पर तो निःशुल्क ही है ज्यादातर स्टेट्स में। मध्य प्रदेश का एग्जैक्टली मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आप चेक आयोग कर की लेता हूँ वेबसाइट सर। पर देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा, है ना? जी बिल्कुल, ठीक है सर, हाँ बहुत जी, बहुत धन्यवाद। ओके ओके, नमस्ते, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। ठीक है, फिर कार्यक्रम को यहाँ पे विराम दिया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम में आप लोग जुड़े और अपनी अपनी समस्याएं आपने रखी, वीरेंद्र जी ने उनका समाधान किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी चर्चा हुई, जो कि सूचना आयुक्तों को नियुक्ति को लेकर के पारदर्शिता से संबंधित था। तो इस प्रकार से अब अगले कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे और कुछ न कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं फिर अगले संडे को। धन्यवाद।